Hello students, welcome again into your classes. Today I have come with a topic that is called verb. आज के टॉपिक का नाम है वर्ब क्रिया। क्रिया का मतलब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें हमें शब्द के उस पार्ट से हमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। जो शब्द से किसी भी कार्य का होना पाया जाता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट है। और वर्ब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू बी एन एक्शन। टू बी एन एक्शन इंग्लिश में इस तरह से इसको अपन डिफाइन करेंगे कि जब किसी शब्द में क्रिया का होना पाया जाए दैट इज कॉल्ड वर्ब, टू बी एन एक्शन। आज हम बात करेंगे वर्ब के टाइप्स की, वर्ब के प्रकार की। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये बात सभी को पता है। दो प्रकार की हम वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और इसे ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तीन नामों से इसे जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो वर्ब होती हैं ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब को लिंक करती हैं, जोड़ती हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं क्योंकि ये मुख्य क्रिया को सपोर्ट करती है, मुख्य क्रिया का सपोर्ट करती है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो उनमें से कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब हैं हम पहले ये देखेंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम आती है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में काम आती है। ये है बी वर्ब, इज एम आर, वाज वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। इसके अलावा वर्ब है आपकी डू का फर्स्ट फॉर्म डू डज जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आता है और डू डज का सेकंड फॉर्म डिड और ये पास्ट इंडेफिनिट में काम आता है। एक एक वर्ब देख रहे हैं। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव और ये प्रेजेंट परफेक्ट में काम आता है और इसका सेकंड फॉर्म हैड जो कि पास्ट परफेक्ट में काम आता है। तो ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। बी, डू, हैव इन्हें रूट वर्ब कहते हैं। इन तीनों को रूट वर्ब कहते हैं क्योंकि ये क्रिया और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। और जो ये हमने यहाँ फॉर्म लिखी हैं ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, बट एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज देख रहे हैं इस नियम के अंदर। तो ये याद रखना है हमें यहाँ। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं कौन सी हैं? डू डज हो गई, हैव हो गई, इज एम आर, वाज वर। ये इम्पॉर्टेंट हैं जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। छोटे छोटे वाक्य जब बनाते हैं उनमें भी ये काम आती हैं। और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है। इसके अलावा हैड बीन जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है। एक तरह से हम टेंस के आधार पर क्रियाओं की जो हेल्पिंग वर्ब की जो मेन बात होती है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लाए हैं। आप टेंस वाइज एक एक हेल्पिंग वर्ब को आसानी से याद रख सकते हो। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, तीनों ही टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों ही हो गई। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड और वहाँ पे
इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, और यहाँ पर आ रही है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मॉडल्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम इतना ही देख रहे हैं। ये है आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट और पास्ट टेंस की। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, जो भी हम कार्य डेली करते हैं, हर मोमेंट, हर सेकंड, वो सब मेन वर्ब होती हैं। बिना मेन वर्ब के हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, हमारा कोई कार्य ही कंप्लीट नहीं हो सकता है। कार्य को कंप्लीट करने की जो अवस्था है वो आपकी वर्ब ही होती है। तो ये जो मेन वर्ब है, इनको हम 4 रूप में पढ़ सकते हैं, V1, V2, V3, V4। टेंस पढ़ना है उस जगह हमें मेन वर्ब कितने भागों में पढ़ना चाहिए? 4 भागों में पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईट, ये V1 है, एट ये V2 है, ये ईटन ये V3 है, और ईटिंग ये आपकी V4 है। तो हर क्रिया के 4 फॉर्म्स होती हैं। कोई सी भी वर्ब ले लें आप, गो, वेंट, गोन, गोइंग, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। कोई सी भी हम वर्ब लें उसकी 4 फॉर्म बनती हैं। फर्स्ट फॉर्म आपके सामने है, ईट, गो, ड्रिंक। सेकंड फॉर्म चेंज हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी चेंज है इनका, और फोर्थ में ING लग रहा है। कुछ फॉर्म ऐसे होती हैं जिनमें चेंज नहीं होता है। कैसे? BEG, बैग मीन्स मांगना, BEGG ED, यहाँ ED लगा दिया हमने, यहाँ ED लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया? बैगिंग। ठीक, ED लग रहा है, मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें ED लगता है, और जिन वर्ब में ED लगता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वो रेगुलर फॉर्म होती है, और जिनकी फॉर्म पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं उन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये भी इसका एक प्रकार होता है। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें ED लगा कर के हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो रेगुलर फॉर्म होती है, और जिसमें हम तीनों ही फॉर्म्स चेंज कर देते हैं, तीनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, याद करनी होती है, वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब होती है। कुछ वर्ब आपकी वीक भी होती हैं, वीक वर्ब कहलाती हैं, जैसे कट, 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 कटिंग। मतलब आपका तीनों फॉर्म इक्वल रहता है, तीनों ही फॉर्म क्या रहते हैं? इक्वल, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो ये है आपकी मेन वर्ब। अब इनका यूज भी देख लेते हैं। इनका यूज क्या है? इंडेफिनेट जो वर्ब है वो V1 जो वर्ब है इसका प्रयोग तीनों ही टेंसों के इंडेफिनेट पार्ट में होता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, V1 का प्रयोग किया जाता है। चाहे आपका वाक्य सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। ठीक इसी तरह से हम V2 की तरफ चले तो V2 एकमात्र एक ही टेंस में काम आती है, पास्ट इंडेफिनिट के, वो भी एक ही वाक्य में, साधारण वाक्यों में आती है। V2 का रोल केवल और केवल एक ही जगह है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में। V3 का प्रयोग जो है आपका कहाँ कहाँ किया जा सकता है? V3 का प्रयोग प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, तीनों ही टेंसेस के परफेक्ट पार्ट में होती है, तीनों ही टेंसेस के परफेक्ट के पार्ट में होती है, चुका चुकी चुके वाले पार्ट में, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। और V4 मतलब ING फॉर्म, रहा है, रही, रहे। ING लगते ही कार्य में कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है कि कार्य हो रहा है, उसमें कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो जब कार्य में कंटिन्यूटी शो होती है तो वो आपकी वर्ब V4 होती है, और इस वर्ब का प्रयोग जहाँ जहाँ हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं वहीं वहीं इसका प्रयोग होता है। अब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के
जो पार्ट्स हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, उन सभी कंटिन्यूअस में क्या लगाया जाता है, V4 लगाया जाता है। तो टेंस के आधार पर हमने आपको बताया क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं और अलग अलग टेंस में आपको अभी बताया है कि क्रिया किस टेंस में किस तरह से कार्य कर रही है। तो ये तो हो गए वर्ब के प्रकार, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अब हम वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के आधार पर। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अभी टेंस के आधार पर हम वर्ब पढ़ रहे थे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर भी हमारी जो वर्ब हैं वो 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। दो प्रकार की है। कौन कौन सी बात करें? ट्रांजिटिव, दूसरी है इंट्रांजिटिव। हिंदी में भी ऐसे ही वर्ब्स पढ़ी जाती हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक क्रिया, और ये इसका अपोजिट हो गया अकर्मक क्रिया। शब्द से ही पता चलता है कि कर्म सहित, यहाँ पर शब्द से ही पता चलता है कर्म रहित, यानी कि विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के है वो इंट्रांजिटिव है, जो ऑब्जेक्ट के सहित है वह आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। पहचान कैसे करें? क्रिया आपकी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसका पता कैसे करें हम? इसका पता बच्चों व्हाट व whom से प्रश्न करने पर होगा। अगर हम व्हाट और whom से प्रश्न करें तो हमारा आंसर हमें क्लियर होगा कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पाठ पढ़ाती हूँ, मुझे कैसे पता चले कि इसमें क्रिया ट्रांजिटिव है? ये क्रिया ट्रांजिटिव है, इसके लिए हमें इस क्रिया से प्रश्न पूछना है। क्वेश्चन लास्ट वाले शब्द से पूछना है जो क्रिया है आपकी। मैं क्या पढ़ाती हूँ? बच्चों सवाल का जवाब आता है पाठ पढ़ाती हूँ, मैं पाठ पढ़ाती हूँ। सवाल का जवाब आपके सामने है पाठ। तो पाठ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पाठ जो है आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई आपकी कौन सी? पढ़ाना। क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई आपकी पढ़ाना। मैं विद्यार्थियों को मोटिवेशन देती हूँ, प्रेरणा देती हूँ। मैं विद्यार्थियों को प्रेरणा देती हूँ। मैं प्रेरणा किसको देती हूँ? किसको देती हूँ? विद्यार्थियों को देती हूँ। आंसर में आपका आ रहा है विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स, मैं मेरे विद्यार्थियों को मोटिवेट करती हूँ। तो मोटिवेट से हमने पूछा हुज, किसको? तो वो कहता है सॉरी हुज नहीं, हूम किसको मोटिवेट करते हो आप? स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो। तो कौन, किसको? आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब मोटिवेट आपकी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में क्रिया से क्वेश्चन करेंगे व्हाट और whom से, तो हमारा जो भी शब्द उसके रिप्लाई में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट होने की कंडीशन में आपकी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, इनके बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। आप क्वेश्चंस करके खुद से ही क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे, कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे, आपके सामने आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। आपको सिर्फ व्हाट और क्या, whom किसको, इन दोनों से क्वेश्चन पुट अप करना है।
वैसे बहुत सारी है, ईट, ड्रिंक, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं क्या लिखती हूँ, मैं क्या सुनाता हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, मैं किसको सुनाती हूँ। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपकी क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की होती हैं। फिर से एक क्वेश्चन बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। मोनोट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, दूसरी है डायट्रांजिटिव, दूसरी है डायट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव का मतलब होता है एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म का बोध हो, जिसमें एक कर्म ही है, वह एक कर्म क्रिया है। डायट्रांजिटिव द्विकर्मक क्रिया, डबल दो कर्म होने पर वह क्रिया डायट्रांजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, I give you my new lecture. I give you my new lecture. मैं आपको मेरा नया लेक्चर देती हूँ। तो गिव क्या है? वर्ब है। कैसी? ट्रांजिटिव। क्यों? इसमें क्या और क्यों, क्या और किसको, दोनों से क्वेश्चन निकल रहा है। ये जो आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जो वस्तु होती है, थिंग होती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं ऑब्जेक्ट वाले, कौन सा केस बताया था, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी आपके पर्सनल जो प्रोनाउन है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये कि गिव जो है यहाँ पर डायट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो गया। आई एट बनानाज, मैंने बनाना खाया। मैंने क्या खाया? मैंने बनाना खाया। बनाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि थिंग है ये। और एट आपका वर्ब है, इसके आगे एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। एट कौन सी वर्ब है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ सिंगल वन ही ऑब्जेक्ट आया है। जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ होते हैं तो वो डायट्रांजिटिव कहलाती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है डायट्रांजिटिव और मोनोट्रांजिटिव का। अब हम बात कर लेते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की, अकर्मक क्रिया की। वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, ऐसी बहुत सारी क्रिया है। स्लिप, लाफ, स्लिप सॉरी, फिसलना, रन, दौड़ना, रश, दौड़ना, तेज दौड़ना, एक दिशा में दौड़ना, वीप, रोना। ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं हो रहा हो, वो सब इनट्रांजिटिव वर्ब है। बाथ, नहाना। अब इनसे क्वेश्चंस कीजिए। मैं क्या सोता हूँ? आंसर आएगा? नहीं आएगा। मैं किसको सोता हूँ? आंसर आएगा? नहीं आएगा। मैं क्या हंसता हूँ? आंसर आएगा? नो। मैं किसको हंसता हूँ? नो। हंसना की बात कर रहे हैं, हंसाना की नहीं। मैं फिसलता हूँ, मैं क्या फिसलता हूँ? मैं किसको फिसलता हूँ? आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैं क्या दौड़ता हूँ? मैं किसको दौड़ता हूँ? आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैं क्या रोता हूँ? मैं क्या नहाता हूँ? नो। देयर इज नो आंसर विथ द क्वेश्चन टू पुट अप विद these verbs. So these are intransitive verb. इसलिए ये कैसी क्रियाएं हैं? intransitive verb है। go, जाना। मैं क्या जाता हूँ? मैं किसको जाता हूँ? आंसर आता है? नहीं आ रहा है। come means आना। मैं क्या आता हूँ? मैं किसको आता हूँ? आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो come और go, come और go दोनों कैसी क्रियाएं हैं? intransitive verb हैं। इस तरह से आज हमने बात की वर्ब के प्रकार की, टेंस के आधार पर और ऑब्जेक्ट के आधार पर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार आप देखें और इसको समझने की कोशिश करें।